बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। आज हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आए आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने डिस्कस की और उसके कुछ बेसिक रूल्स और फीचर्स और लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर्स को हमने देखा। तो आज हम जिस लैंग्वेज पे बात करेंगे वो है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस तो सी प्लस प्लस को समझने से पहले हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि ये आई कहाँ से, यानी इसके आबाओ अजदाद के बारे में हम देखेंगे। हम जो लैंग्वेज रीड करेंगे, हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे इस प्रोग्रामिंग में वो है सी प्लस प्लस। और उस पे जाने से पहले हम इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 1960 में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएट की गई थी जिन पे काम हो रहा था। अब 1960 में चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएट की गई थी और इसी दौरान कंप्यूटर्स जो थे वो अपनी अर्ली स्टेज में थे, डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में, यानी उस टाइम पे कंप्यूटर्स पे भी काम चल रहा था और कंप्यूटर्स में यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी काम चल रहा था। तो जो सबसे पहले लैंग्वेज थी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जिसे कि फार्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है, इसको रिप्लेस करने के लिए इसके अल्टरनेट के तौर पर जो नेक्स्ट लैंग्वेज आई वो थी अल्गोल 60। वो इसके अल्टरनेट के तौर पर यूज़ की गई थी। पहले फोर्ट्रान, उसके बाद अल्गोल। अब जब एक चीज़ काम कर रही हो उसके बाद जब एक नई चीज़ आती है तो इसका मकसद है कि पहले से मौजूद चीज़ को स्टडी किया जाता है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी हो तो उसको दूर करने के लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। और एक जब नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है उसमें जो बेसिक्स होती हैं वो पिछली ही होती हैं, इनहेरिट किया जाता है उन्हें। ठीक है, तो फोर्ट्रान अल्गोल 60 फोर्ट्रान से ली गई थी, यानी इसकी ऑल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल होती थी। अल्गोल 60 के बाद जो एक नई लैंग्वेज आई वो थी CPL, और इससे 1963 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। CPL स्टैंड्स फॉर कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इकट्ठा कर देना। ठीक है, कंबाइन। ये ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उस टाइम पे अल्गोल और फोर्ट्रान की निस्बत। अब देखें, बेस यहाँ से स्टार्ट अगर हो रही है उसके बाद जितनी लैंग्वेजेस आ रही हैं वो उनमें थोड़ी सी ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो रही है और पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर आ रही हैं। तो अल्गोल आई फोर्ट्रान से, जब इस पर थोड़ी सी इन्हेंसमेंट की गई। अल्गोल के बाद CPL यानी कि कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, 63 में आई ये। ठीक है, और ये जो थी काफ़ी एफिशिएंट थी अल्गोल और फोर्ट्रान की निस्बत, लेकिन इसको लर्न करना का थोड़ा मुश्किल था, थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। इसको अंडरस्टैंड करना, इसको लर्न करना, इस पर काम करना काफ़ी हद तक मुश्किल था। इसके बाद CPL के बाद एक नई लैंग्वेज आई जो कि BCPL थी, और ये 1967 में आई और इसे मार्टिन रिचर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये सिंप्लीकेशन थी किसकी, CPL की। अब जैसे CPL में बताया कि ये लर्न करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। डिफ़िकल्ट इसलिए हो सकती है क्योंकि उसके कुछ कीवर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट से होंगे, उसका सिंटैक्स थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। तो CPL को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया और एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसे BCPL कहा गया। BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इसमें कुछ बेसिक्स आ गई। पहले से जो कॉम्प्लिकेशंस थी उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके नॉर्मल फॉर्म में ले आया गया, और इसलिए ये 67 में आई जबकि ये 63 में थी, और ज़्यादा सिंपल फॉर्म थी CPL की निस्बत। नेक्स्ट, केन थॉमसन ने एक लैंग्वेज क्रिएट की थी, B लैंग्वेज, 1970 में। ठीक है, केन थॉमसन एक पर्सन था, उसने B लैंग्वेज डेवलप की थी, और B के बाद C लैंग्वेज डेवलप की गई थी। यानी C लैंग्वेज किस में से निकली है, B लैंग्वेज में से निकली है। अब जो B लैंग्वेज थी वो बेसिक प्रोवाइड करती थी C के लिए हमें, यानी कि जब C निकली तो वो कहाँ से आई, B की जो बेसिक्स कुछ फीचर्स थे उनसे C को डेवलप किया गया। C लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी सिस्टम प्रोग्राम्स के लिए। जैसे मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ लैंग्वेजेस डेस्कटॉप प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ जो होती हैं वो वेब के लिए इस्तेमाल की।
कुछ डेस्कटॉप लैंग्वेजेस होती हैं और कुछ वेब बेस्ड होती हैं। जैसे अगर हम देखें तो सी++ और C# जो हैं वो डेस्कटॉप लैंग्वेजेस हैं। ऐसी लैंग्वेजेस जो कि सिस्टम प्रोग्राम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें डेस्कटॉप लैंग्वेजेस कहा जाता है, और वो लैंग्वेजेस जो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें वेब बेस्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज बेसिकली जो थी वो सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए थी, और ये यूनिक्स बेस्ड थी। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये उस पर बेस करती थी। अब इसकी जो पावर और फ्लेक्सिबिलिटी थी इसने इसको इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक पॉपुलर बना दिया। यानी इससे पहले जितनी लैंग्वेजेस आई उनमें कुछ ना कुछ खामियां या कुछ ना कुछ कमी बेशी थी, कुछ मुश्किल थी, कुछ ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी। तो जो सी आई ये ज़्यादा पावरफुल थी और इजी टू लर्न थी। इसका सिंटैक्स भी अगर आप देखें तो बहुत सिंपल और बहुत इजी है। तो इसको इंडस्ट्री में बहुत हद तक इस्तेमाल किया गया डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो सी लैंग्वेज बेसिकली बी से निकली है और ये सिस्टम प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। बी लैंग्वेज से जब सी लैंग्वेज डेवलप की गई तो सी लैंग्वेज की आगे कुछ फर्दर्स जो थी वो कुछ वर्जन्स आए इसके फर्दर, जिसमें जो अर्ली वर्जन था इसका उसको K&R कहा जाता था। सी लैंग्वेज का जो अर्ली यानी कि जो इब्तदाई वर्जन था उसे K&R कहा जाता था, जिसे कर्नग एंड रिची ने डिज़ाइन किया था। ये 2 पर्सन थे, इन्होंने इस न्यू वर्जन को डिज़ाइन किया था सी के, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। इस वर्जन के बाद आंसी यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो था उसने एक इसका स्टैंडर्ड वर्जन डेवलप किया सी लैंग्वेज का, और उस वर्जन को आंसी सी कहा जाता था। ठीक है, सबसे पहले बी में से सी, और सी के बाद जो पहला उसका वर्जन था वो K&R था जो इन 2 पर्सन ने डिज़ाइन किया था। और इस वर्जन के बाद जो आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था उसने इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन क्रिएट किया गया था जिसे आंसी सी कहा जाता था। इस वर्जन में बहुत सारे फीचर्स थे जो ओल्डर वर्जन्स में नहीं थे। यानी इस आंसी सी के अंदर बहुत सारी खुसूसियात थी जो इससे पहले मौजूद वर्जन्स में नहीं थी। अच्छा, अब आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कुछ अर्से बाद नोटिफिकेशन आता है कि अपने व्हाट्सएप को अपडेट करें या फेसबुक को अपडेट करें। उस अपडेट करने का मकसद ये होता है कि उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ न्यू इन्हेंसमेंट्स की जाती हैं, उनके फ़ीचर्स को मज़ीद इंक्रीज़ किया जाता है। अगर वो एक टाइम पीरियड होता है कि 60 डेज़ या 90 डेज़ कुछ इस तरह, अगर आप इस दौरान में उस न्यू वर्जन को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप उसके बाद चलना बंद हो जाएगा या फेसबुक इस तरह बंद हो जाएगी। इसी तरह इन लैंग्वेजेस में भी जो पहली लैंग्वेजेस थी उनमें कुछ फ़ीचर्स की कमी थी जिन पे काम करके नई लैंग्वेजेस बनाई जाती थी और उनमें उस कमी बेशी को दूर किया जाता था। उसके बाद एक पर्सन था, स्ट्रॉस्ट्रप था, उसने वो बेल लैब्स में काम करता था, बेल लेबॉर्ट्री में काम करता था। उसने C++ लैंग्वेज जो थी वो डेवलप की थी 1980 में। उस पर्सन ने C++ लैंग्वेज डिज़ाइन की थी 1980 में, और इस C++ का जो पहला कमर्शियल वर्जन रिलीज़ हुआ था वो अक्टूबर 1985 में हुआ था। अब कमर्शियल का क्या मतलब होता है? वो चीज़ जो पर्सनल यूज़ के लिए ना हो बल्कि उसको ऑफिशियली और उसको एज अ बिज़नेस जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल किया जा सके। तो C++ पे जो बेल लेबॉर्ट्री में पर्सन था उसने 1980 में काम किया था, और उसके 5 साल बाद यानी कि 1985 में इसका पहला कमर्शियल वर्जन रिलीज़ किया गया था, यानी कि इसे फिर कमर्शली इस्तेमाल किया जाने लगा था। और इस वर्जन को नेम दिया गया था, ओरिजिनली उसको कहा जाता था सी विद क्लासेस। अब क्लासेस क्या हैं बेसिकली कि ऑब्जेक्ट्स विद सेम फंक्शनैलिटी, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी फंक्शनैलिटी सेम हो जब उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक क्लास बना लेते हैं। तो जो फर्स्ट कमर्शियल रिलीज़ 1985 में हुआ उसका नेम क्या रखा गया था? सी विद क्लासेस। और ये जो क्लासेस हैं इनका ज़िक्र, ये एक टेक्निक है जिसे ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था जिसमें हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी कि कौन कौन सी आती है, प्रोसीजरल आती है, स्ट्रक्चर्ड आती है, ऊप आती है, विजुअल आती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो C++ लैंग्वेज है ये ऊप बेस्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। अब हम बात करते हैं C++ पे।
सी प्लस प्लस चूँकि सी में से ड्राइव की गई थी और फिर इसको रीफाइंड किया गया था 1980s में, और रीफाइंड करने के बाद ये बहुत हद तक यूनिक लैंग्वेज बन चुकी थी। अब सी प्लस प्लस काफ़ी हद तक कंपैटिबल थी सी के कोड के साथ। कंपैटिबल का मतलब है कि मैच होना या उसकी खसूसियात उसमें पाए जाना। इसका मतलब है कि जो सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स थी, खसूसियात थी, वही इस सी प्लस प्लस की बन गई थी, क्योंकि सी जो थी वो बेस थी सी प्लस प्लस की। और इसकी बहुत सारी खसूसियात सी वाली ही थी। उसके बाद जो एक आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड, उसमें उन्होंने उनकी एक कमेटी थी जिन्होंने सी प्लस प्लस में काफ़ी हद तक कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। कब? 1990 में। यानी आंसी की एक कमेटी थी, उसने सी प्लस प्लस के कुछ स्टैंडर्ड्स मुतारफ़ करवाए थे 1990 में। अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? मेयार किसी भी चीज़ का। अच्छा, जैसे कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ का स्टैंडर्ड, वहाँ का क्या है? यूनिफ़ॉर्म और वहाँ के शूज़। अब फ़र्ज़ करेंगे अगर वो वहाँ पे ये स्टैंडर्ड नहीं रखते, ये मेयार नहीं रखते यूनिफ़ॉर्म का, तो हर बच्चा अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन के जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो स्टैंडर्ड होता है बेसिकली कि कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर देना और फिर इन रूल्स को लाजमी तौर पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो आंसी कमेटी थी उसने इसके काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड डेवलप किए थे 1990 में, यानी कि 10 साल बाद। अब 1998 के मिड में आके आंसी आईएसओ जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी वो स्टैंडर्ड तौर पर अप्रूव्ड हो चुकी थी, क्योंकि 1990 में उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स पे काम किया था। और काम करते करते जब 8 साल गुजर गए, 8 साल के सेंटर में आके उन्होंने एक आंसी आईएसओ सी प्लस प्लस, यानी कि ये भी एक वर्जन था सी प्लस प्लस का, वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इसमें जो थे काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके थे। अब जो स्टैंडर्ड्स थे उन स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल कौन करता था? कंपाइलर। कंपाइलर, इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स को कंपाइलर इस्तेमाल करता था प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए, यानी कि उसको कन्वर्ट करने के लिए हाई से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो ये लैंग्वेज बहुत हद तक, यानी कि सी प्लस प्लस काफ़ी हद तक पॉपुलर हो चुकी थी। और आजकल इवन आज भी इसी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है बहुत सारे प्रोफेशनल एप्लीकेशंस मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे बनाने के लिए। तो ये आज हमने हिस्ट्री देखी सी प्लस प्लस की कि कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले फोर्ट्रान, फिर सी पी एल, फिर बी सी पी एल, और उसके बाद बी लैंग्वेज आई, और बी के बाद सी आई। सी के बहुत सारे वर्जन्स आए, उसके बाद सी प्लस प्लस आई और इसके भी कुछ वर्जन्स आए, और आजकल जो है ये काफ़ी हद तक पॉपुलर लैंग्वेज समझी जाती है। अब हम सी प्लस प्लस के फ़ीचर्स पे बात करते हैं। अब फ़ीचर्स कहा जाता है किसी चीज़ की खसूसियात को, यानी वो हमें किस किस तरह फैसिलिटेट कर रही है। अब हम देखें कि सी लैंग्वेज में ऐसी कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं जो हमें फैसिलिटेट करती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कन्वीनियंट लैंग्वेज है इसकी पहली खसूसियत, इसका फ़ीचर जो है। ये कन्वीनियंट लैंग्वेज किस तरह है कि इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें सिंपल फॉर्म में दिखाया गया है कि अगर हम उन चीज़ों को, उन फैसिलिटीज़ को लो लेवल लैंग्वेज में देखें तो वो काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट हैं। तो वो प्रोग्राम जो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखते हैं उन्हें समझना और उनको मॉडिफाई करना काफ़ी हद तक ईज़ी है। यानी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, उन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल टेक्निक्स बता दी गई हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर बहुत इजी वे में। नेक्स्ट है वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ को लिखने के कुछ रूल्स, यानी हर लैंग्वेज के कोई ना कोई रूल्स होते हैं। इसी तरह सी प्लस प्लस के भी कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। अब इस लैंग्वेज को लिखने के लिए उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इसके बाकायदा एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिंटैक्स है इसका, जिसके अकॉर्डिंग इस लैंग्वेज को लिखा जाएगा। और चूँकि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल और बहुत ईजी है तो इसको मॉडिफाई करना और उसको मेंटेन रखना भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है केस सेंसिटिविटी। अगर वर्ड केस पे हम बात करें तो हमारे जो है अल्फ़ाबेट्स हैं वो दो तरह के केसेस हैं, एक अपर केस और एक लोअर केस। यानी कि
कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। अब जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो इन दोनों अपर और लोअर केस में डिफरेंस करना बहुत अच्छे से जानती है, यानी वो इन दोनों केसेस को डिफरेंट तरीके से लेती है। और इसमें जो कीवर्ड्स होंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर उनको लोअर केस लेटर्स में लिखा जाता है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, यानी इन वर्ड्स को बना के रख दिया गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड है, कीवर्ड है इफ़ लिखा मैंने। अब ये इफ़ आप अगर देखें तो मैंने लोअर केस लेटर में लिखा है। अगर इफ़ इसके अलावा एक कीवर्ड है फॉर, ठीक है। तो अगर मैं लैंग्वेज यानी कि प्रोग्राम लिखते टाइम इस इफ़ को इस तरह लिख दूं और इस फॉर को अगर मैं इस तरह लिख दूं तो ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, वो इन दोनों अपर और लोअर केस में डिफरेंस करना जानती है। तो अगर आप इन वर्ड्स को इस तरह लिखेंगे तो ये काफ़ी हद तक मतलब आपको एरर जनरेट कर सकती है, और इसके लिए ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। नेक्स्ट है मशीन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि डिपेंड ना करना किसी भी चीज़ पे। तो सी प्लस प्लस की जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स हम सी प्लस प्लस में राइट करते हैं, उनको हम डिफरेंट मशीन्स पे ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम आपने बनाया जिसे इंटेल पे तो चल रहा है लेकिन मोटरोला पे नहीं चल रहा, लेकिन ये चलेगा। ये हर तरह के सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम्स राइट करेंगे वो हर तरह के सिस्टम पे चलेगा, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंस है, यानी ये किसी एक सिस्टम पे, किसी एक मशीन पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि सी प्लस प्लस जो है वो ऊप बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि इस पे जब हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट बेस पे करेंगे। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? कोई डाटा हो सकता है और उस पर उसमें मौजूद कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस, कोई इवेंट, कोई भी थिंग हो सकती है। जैसे हम इंसान एक ऑब्जेक्ट हैं और इसमें इसकी कुछ खसूसियात पाई जाएंगी, जैसे कि नेम और हाइट, वेट, ये सारी। और इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी होंगे, यानी हम खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि सी प्लस प्लस ऊप बेस्ड है जिसमें ऑब्जेक्ट्स पे काम किया जाता है। नेक्स्ट है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब जो वर्ड मॉड्यूलर है इसका मॉड्यूल यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स बना देना प्रोग्रामिंग के। अब इस लैंग्वेज में क्या किया जाता है कि छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है प्रोग्राम को, और उस यूनिट्स की वजह से इनको ऑपरेट करना और इनको समझना, उसको मॉडिफाई करना, इस लैंग्वेज को सीखना बहुत हद तक आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़, ये इसकी एक फ़ीचर है, इसकी एक फैसिलिटी है कि ये लैंग्वेज हमें बहुत सारे फंक्शंस, कांस्टेंट, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है। और इन सब चीज़ों का मकसद क्या है? कि हम सी प्लस प्लस को मज़ीद एक्सटेंड कर सकें। इसमें कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करती हैं, और इन लाइब्रेरीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि बार बार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। नेक्स्ट है हार्डवेयर कंट्रोल। ये लैंग्वेज काफ़ी हद तक हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, ठीक है, सिस्टम के हार्डवेयर को। तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो एफिशिएंट प्रोग्राम्स राइट करते हैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, और फिर इन प्रोग्राम्स के ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है। स्पीड में अगर हम देखें तो इसका कोड बड़ी स्पीडली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूशन बड़ी एफिशिएंट है, और प्रोग्रामर्स जो हैं वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इस लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पॉपुलर लैंग्वेज है ये, ठीक है। पॉपुलर लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और उन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इजी है। तो इसलिए जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात दे रही होती है वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाती है। सी कंपैटिबल कि इसमें बहुत सारी खसूसियात सी लैंग्वेज की मौजूद हैं। आप अगर कोई कोड सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस कोड को आप सी प्लस प्लस में भी इंक्लूड कर सकते हैं ज़्यादा मेहनत किए बगैर। तो आज हमारा टॉपिक था सी प्लस प्लस की हिस्ट्री, जिसमें हमने हिस्ट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस को देखा, फिर
ये देखा कि मेन जो थी वो बी के बाद सी के बहुत सारे वर्जन्स, और उन पे मज़ीद काम करके जो नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई वो थी C++। और ये आजकल भी बहुत इन है, बेसिक लैंग्वेज मानी जाती है और इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। इसके हमने कुछ फ़ीचर्स पे भी बात की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।